अब इन्हें वापस देव आश्रम कैसे लेकर जाऊं? वीर के जाने के बाद जय अपने सामने मरे हुए फुर्तीले टिड्डों का ढेर देखकर सोचने लगता है। अगर 10-12 टिड्डे होते तो वो आसानी से अपने बैग में रख कर ले जा सकता था, पर यहां तो 43 टिड्डे हैं। उसे किसी न किसी की तो मदद लेनी ही होगी। काश वो डॉलर इन टिड्डों को देव आश्रम पहुंचाने में उसकी मदद कर देता। जय गहरी सांस लेते हुए सोचता है, पर अब जब डॉलर यहां नहीं है तो उसे खुद ही इन मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को वापस लेकर जाना होगा। कुछ देर तक सोचने के बाद जय कुछ फुर्तीले टिड्डे अपने बैग में रखकर देव आश्रम ले जाने और बाकी बचे हुए टिड्डों के लिए अपने दोस्तों की मदद मांगने का फैसला करता है। अच्छी बात यह थी कि फुर्तीले टिड्डों के इलाके में इंसान ना के बराबर होते हैं, इसीलिए जब जय देव आश्रम से अपने दोस्तों के साथ लौटता है तो फुर्तीले टिड्डों की लाशें उसे वहीं मिलती हैं जहां उसे वो छोड़ कर गया था। इतने सारे मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को देखकर जय के दोस्तों का हैरानी से मुंह वैसे ही खुला का खुला रह जाता है जैसे कि कुछ घंटे पहले जय का था। जय, क्या सच में उस डॉलर ने अकेले इन सारे फुर्तीले टिड्डों को मारा है? जय का दोस्त हैरानी से फुर्तीले टिड्डों की लाशों का ढेर देखते हुए पूछता है। और क्या, मतलब मैंने उसे मारते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उस वक्त उस इलाके में कोई और था भी नहीं और ये टिड्डे तुरंत ही के मरे हुए लग रहे थे। अब अगर उसने नहीं मारे होंगे तो भला और कौन मारेगा? कैप्टन अमेरिका? जय थोड़ा चिढ़ते हुए अपने दोस्तों से कहता है। कोई उसके सोने की मुर्गी की काबिलियत पर शक करे, ऐसा वो भला कैसे देख सकता था? इतने सारे टिड्डे एक साथ मारना खुद कैप्टन अमेरिका के भी अकेले के बस की बात नहीं है। उसे भी बाकी सारे एवेंजर्स की मदद की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। मेरे हिसाब से तो ये एक से ज्यादा लोगों का काम है, जैसे कोई गैंग। और जब बाकी लोग इन लाशों को वापस ले जाने के लिए किसी साधन का इंतजाम करने गए होंगे, तब उस डॉलर ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया होगा। एक इंसान अकेले इतने सारे फुर्तीले टिड्डों को मार ही नहीं सकता। वो जरूर अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा होगा। जय का दोस्त मुंह बनाते हुए कहता है और उसके बाकी दोस्त भी उसकी बात से सहमत होते हैं। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि वीर ने अकेले इन फुर्तीले टिड्डों को मारा है। उन लोगों को अपनी बातों पर अड़ा हुआ देखकर जय समझ गया कि इनमें से किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसने आगे कुछ और नहीं कहा। बस चाहे कोई कुछ भी कहे, पर जय एक बात बहुत अच्छे से जानता था, बल्कि उसे विश्वास था कि इन सभी फुर्तीले टिड्डों को डॉलर यानी के वीर ने ही मारा है। और समय आने पर ये बेवकूफ लोग भी उसकी इस बात पर विश्वास करेंगे। जहां एक तरफ जय अपने दोस्तों के साथ फुर्तीले टिड्डों की लाशों को देव आश्रम ले जाने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जिस शख्स ने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया था वो अगले शिकार की तरफ बढ़ रहा था। फुर्तीले टिड्डों को मारने के बाद वीर देव आश्रम जाने के बजाय तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। अब क्योंकि उसने लगभग सभी फुर्तीले टिड्डों को जान से मारा था, मार दिया था, इसलिए फुर्तीले टिड्डों के इलाके में उसे एक भी फुर्तीला टिड्डा नहीं मिला। ऐसे में उसने तांबे के दांत वाले गैंडों का शिकार करने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले जब उसने ऐसा करने की कोशिश की थी तब वो बुरी तरह से घायल हो गया था, पर अब वक्त बदल चुका है। अब उसके पास उसका सुनहरा कवच है, इसलिए अब वो आसानी से उस तांबे के दांत वाले गैंडे का सामना कर सकता है। बस यही ख्याल मन में लिए वीर तांबे के दांत वाले गैंडे की तलाश में निकल पड़ा। देव आश्रम के आसपास काफी सारे तांबे के दांत वाले गैंडे घूमते रहते हैं और उनमें पूरी तरह से विकसित हो चुके तांबे के दांत वाले गैंडों की तादाद भी अच्छी खासी होती है। तो अगर मैं काले क्रिस्टल की मदद से किसी प्राइमरी तांबे के दांत वाले गैंडे को म्यूटेंट वाला जानवर बना लेता हूं तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। बस यही ख्याल मन में रखकर वीर तांबे के दांत वाले गैंडों के इलाके में पहुंचता है और तांबे के दांत वाले गैंडे की तलाश करता है। कुछ ही दूरी पर उसे तांबे के दांत वाले गैंडों का एक झुंड दिखता है। अपने पिछले अनुभव के कारण वीर अच्छे से जानता था कि इन तांबे के दांत वाले गैंडों का मुकाबला करना आसान नहीं है, और वो भी तब जब वो इतनी बड़ी तादाद में हो। इसीलिए वो बिना कोई जल्दबाजी किए पेड़ के पीछे छुपकर सही मौके का इंतजार करता है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद उसे वो सही मौका मिल जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उन तांबे के दांत वाले गैंडों के झुंड में वहां अब बस 2 ही तांबे के दांत वाले गैंडे बचे थे। बाकी सभी गैंडे
इधर उधर चले गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए वीर तुरंत ही पेड़ के पीछे से निकलता है और इससे पहले कि वो तांबे के दांत वाले गैंडे अपनी तरफ आने वाले खतरे को भांप पाते, वीर अपने सुनहरे कवच की मदद से उन दोनों गैंडों को मौत की नींद सुला देता है। प्राइमरी एलियन तांबे के दांत वाला गैंडा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 खास जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। प्राइमरी एलियन तांबे के दांत वाला गैंडा मारा गया। आपको प्राइमरी तांबे के दांत वाले गैंडों की डेविल सोल हासिल हो गई है। 0 से 10 खास जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में यह आवाज सुनकर वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता, जो पिछले एक दिन से कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं। 43 फुर्तीले टिड्डे और इतने दिनों से हजारों आम एलियन मारने के बाद भी उसे एक भी डेविल सोल नहीं मिली, और अभी बस 2 तांबे के दांत वाले गैंडों को मारने भर से ही उसे एक डेविल सोल हासिल हो गई। डॉक्टर खुराना सही कहते थे, डेविल सोल मिलना वाकई में किस्मत की बात है। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। भले ही तांबे के दांत वाले गैंडे टाइटन के बहुत ही आम एलियन हैं, पर फिर भी इनकी डेविल सोल मिलना बहुत बड़ी बात है। कहने को तो तांबे के दांत वाले गैंडे प्राइमरी एलियंस की कैटेगरी में आने वाले कमजोर एलियंस में से एक होते हैं, पर फिर भी इनकी डेविल सोल काफी ज्यादा फेमस है। इसलिए वीर के लिए केवल 2 गैंडों को मारने से ही उसकी डेविल सोल हासिल होना बहुत बड़ी बात थी। अपनी आंखों को बंद करके वीर तांबे के दांतों वाले गैंडे की डेविल सोल को बुलाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे एक कांटेदार परछाई नजर आने लगती है। वीर के देखते ही देखते वो तांबे की कांटेदार परछाई आधे चंद्रमा के आकार में दिखने वाले भाले के रूप में बदलकर वीर के हाथों में आ जाती है। प्राइमरी तांबे के दांत वाले गैंडे की डेविल सोल की कैटेगरी हथियार। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर वीर खुशी से झूम उठता है। आधे चंद्रमा के शेप का वो भाला देखने में बहुत ही चमकदार और खतरनाक था। कुछ समय तक वीर उस भाले के साथ इस तरह से खेलता है जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने के साथ खेल रहा हो। अपने शौक और टाइटन ग्रह पर आने से पहले मिली ट्रेनिंग की वजह से वीर को भाला चलाने की बेसिक्स अच्छे से पता थी। इसीलिए अपने भाले को अलग अलग दिशा में चलाने में वीर को किसी भी तरह की परेशानी नहीं महसूस हो रही थी। शरीर पर सुनहरा कवच और हाथ में आधे चंद्रमा के शेप का भाला लिए वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो प्राचीन समय का कोई वॉरियर हो, और ये एहसास वीर के लिए कमाल का था। खासकर तब जब एक दिन पहले उसके पास डेविल सोल तो दूर, विकसित होने के पहले चरण को पूरा करने के लिए पर्याप्त जीन पॉइंट्स भी नहीं थे। कुछ देर तक अपने नए हथियार के साथ खेलने के बाद वीर उसे वापस परछाई के रूप में बदल देता है और एक जिंदा तांबे के दांत वाले गैंडे की तलाश में निकलता है। किस्मत से उसे एक अकेला प्राइमरी तांबे के दांत वाला गैंडा दिख भी जाता है और मौका देखकर वीर उसे अधमरा करके अपनी कैद में ले लेता है। अब बस उसे इस प्राइमरी जानवर को देव आश्रम ले जाकर काले क्रिस्टल की मदद से म्यूटेंट हुए जानवर में बदलना है। रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर वीर अपने शरीर से अपना कवच हटाकर अपने असली रूप में आ जाता है और कंधे पर रस्सियों से बंधे हुए अधमरे तांबे के दांत वाले गैंडे को लादे देव आश्रम की ओर बढ़ता रहता है। हालांकि इस समय उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, क्योंकि देव आश्रम के गेट पर ही वीर का सामना देव आश्रम के ऐसे गैंग से हो गया जिनकी नजरों में वीर कांटे की तरह चुभता था। वैसे तो देव आश्रम में सभी वीर से दूर रहते थे, लेकिन इस गैंग के लोगों को वीर से कुछ खास लगाव था। तभी तो वो लोग वीर को बेइज्जत करने और नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, खासकर कि उस गैंग का लीडर जिसे देव आश्रम में सभी ग्रैंड मास्टर के नाम से जानते थे। बस यही होना बचा था। इतना अच्छा दिन बीतने के बाद अब इन मूर्खों की फौज से सामना होना जरूरी था क्या? वीर उस गैंग के लोगों को देखकर सोचता है जो इस वक्त अलग अलग एलियंस की डेविल सोल को अपनी अपनी सवारी बनाए देव आश्रम से बाहर निकल रहे थे। वीर को इस गैंग या देव आश्रम के किसी भी इंसान से कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी इस गैंग ने देव आश्रम में उसका जीना हराम कर दिया था, और जिस इंसान ने उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था वो था ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाने वाला उस गैंग का लीडर, जो इस समय पीठ पर लाल तलवार लिए और 3 पैरों वाले घोड़े की डेविल सोल को अपनी सवारी बनाए देव आश्रम से बाहर निकल रहा था।
देव आश्रम में 3 ही ऐसे लोग हैं जो अधिकतम सीक्रेट जीन पॉइंट्स के साथ शारीरिक रूप से म्यूटेंट होने की कगार पर हैं, और ग्रैंड मास्टर उन्हीं 3 लोगों में से एक है। वीर ये तो नहीं जानता कि ग्रैंड मास्टर का असली नाम और पहचान क्या है, पर उसे इतना जरूर पता है कि वो खुद को पूरे देव आश्रम का राजा समझता है। खैर, इस समय वीर इन लोगों की वजह से अपना मूड नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता है ताकि उन लोगों को जाने का रास्ता मिल सके। पर जैसा कि होना ही था, इस गैंग के लोगों को वीर से कुछ खास लगाव था, खासकर इस गैंग के लीडर को। तभी तो वीर को देखते ही उस गैंग का लीडर ग्रैंड मास्टर अपनी सवारी को ठीक उसके बगल में रोककर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। अगले ही पल देव आश्रम में एक छट की आवाज गूंजती है और सभी देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने अपने लेदर के कोड़े से वीर के कंधे पर जोरदार वार किया है। ग्रैंड मास्टर के वार की वजह से वीर के कंधे पर रस्सियों से बंधा तांबे के दांत वाला गैंडा नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिस जगह पर वीर को कोड़ा लगता है उस जगह का कपड़ा फट जाता है, जिसमें से उसका घाव साफ नजर आने लगता है, जो अब धीरे धीरे सूज रहा था। पर हैरानी की बात तो यह थी कि इतने गहरे घाव के बावजूद वीर के मुंह से उफ तक नहीं निकली और वो बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। दरअसल ग्रैंड मास्टर के वीर के प्रति इस तरह के लगाव की एक खास वजह थी। देवाश्रम में सभी जानते थे कि ग्रैंड मास्टर अवनी शेरगिल को बहुत पसंद करता है और उसे इंप्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ऐसे में वीर, या दूसरे शब्दों में कहें तो सनकी का अवनी पर पीछे से वार करना उसकी बर्दाश्त से बाहर था, और यही वजह थी कि बिना कोई खास मेहनत किए वीर अपने आप ही ग्रैंड मास्टर की दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया। देवाश्रम में वैसे भी वीर की जिंदगी आसान नहीं थी, और रही सही कसर ग्रैंड मास्टर ने पूरी कर दी थी, जो वीर को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। यहां तक कि जब ग्रैंड मास्टर को पता चला था कि वीर ने अवनी के साथ क्या किया था, तब बिना सोचे समझे न सिर्फ उसने वीर को पीटा था, बल्कि सबको वार्निंग भी दी थी कि देव आश्रम में अगर किसी ने भी उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखा, फिर चाहे वो उसे सामान बेचने का ही क्यों ना हो, तो वीर के साथ साथ वो शख्स भी उसके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के आदमी को यह प्राइमरी एलियन बेचा? ग्रैंड मास्टर वीर को घृणा भरी नजरों से ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, मैंने खुद इसका शिकार किया है। वीर रूखी आवाज में ग्रैंड मास्टर की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है। ऐसा नहीं था कि ग्रैंड मास्टर के इस तरह के बर्ताव से उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, पर वो इन लोगों से किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहता था। हाँ, इस समय उसके पास उसका सुनहरा कवच और हथियार दोनों ही हैं, लेकिन इन दोनों चीजों के होते हुए भी वीर का ग्रैंड मास्टर से तो क्या, इस गैंग के किसी भी इंसान से मुकाबला करना नामुमकिन था। इस गैंग के सभी लोगों के पास अच्छी खासी डेविल सोल्स हैं, और ग्रैंड मास्टर तो फिजिकली डेवलप होने की कगार पर है। इन सब के मुकाबले वीर की ताकत इस समय कम है। ये लोग आसानी से वीर का काम तमाम कर सकते थे। वीर को अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे अपनी मां और बहन की चिंता थी। अगर इस अनजाने ग्रह पर उसे कुछ हो गया तो उसकी मां और बहन का क्या होगा? बस इसीलिए वीर इन लोगों से पंगा लेकर हीरो बनने के बजाय इन लोगों से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करने का फैसला लेता है। और यही वजह थी कि वीर इस समय बस खून का घूंट पीकर रह गया। तेरे लिए बस यही अच्छा होगा बच्चे, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि किसी ने तेरे साथ किसी भी तरह का बिजनेस करने की कोशिश की है ना, तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस आखिरी चेतावनी के साथ ग्रैंड मास्टर एक आखिरी बार वीर को देखता है और वहां से चला जाता है। ए सनकी, किसी भी तरह की होशियारी मत करना, समझा? नहीं तो तुझे एक बार फिर से सबक सिखाने के लिए मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। ग्रैंड मास्टर के जाते ही उसका दायां हाथ और पुराना दोस्त व्योम बख्शी वीर को बेरहमी से देखते हुए कहता है और वहां से चला जाता है। वीर इस इंसान को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि अवनी शेरगिल के साथ हुए हादसे के बाद ग्रैंड मास्टर ने इसे ही वीर को पीटने के लिए भेजा था। गुस्से में लाल आंखों के साथ वीर उन सबको जाते हुए देखता है और फिर चुपचाप अपने शिकार किए हुए एलियन को जमीन से उठाकर सबकी उपहास भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मुझे और ताकतवर बनना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। अपने दिल में बदले की आग जलाए वीर अपने आप से ये वादा करता है, भले ही अभी वो इस पूरे गैंग से अकेले मुकाबला करने के लिए कमजोर हो, पर एक बात तो वो अच्छे से जानता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो इन सभी से
अपनी बेइज्जती का बदला लेगा और ऐसा करने के लिए काला क्रिस्टल उसका सबसे बड़ा हथियार होगा।